चलो, तो जो होमवर्क दिए थे है ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो टफ है वो बता देते हैं पहले, ठीक है। एक तो है 3.225, ठीक है, 3.225 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अ करंट आई फ्लोज इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ क्रॉस सेक्शन हैविंग द फॉर्म ऑफ अ थीन हाफ रिंग ऑफ रेडियस r. फाइंड द इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. ठीक है, डायग्राम दिया हुआ उसमें। इसका क्या कहना है पहले ध्यान से सुनो। पाइप समझते हो, हॉलो पाइप, थोड़ा सा मोटा हॉलो पाइप ले लो, ठीक है, उसको कट कर दो तो नीचे ऐसा बचेगा और ऊपर ऐसे बचेगा। एक पोर्शन हटा दो और एक में करंट फ्लो करवा दो। नहीं समझ में आया? हॉलो पाइप है, पाइप का कुछ थिकनेस होता है, उसको बीच से काट दो, बीच से, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, तो ऐसा कुछ मिलेगा शेप, ठीक है। तो करंट उसके सरफेस पे फ्लो कर रहा है ऐसे। 225 है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ये क्या बता रहा है, बाहर की तरफ, है ना। ठीक है, तो ये मान लो सेंटर है, यहां से थीटा एंगल पे गए और डी थीटा का एलिमेंट काट लिया। कितने का? डी थीटा का। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना है? पाई में करंट है आई, तो इस छोटे से हिस्से में कितना करंट होगा? आई बाय पाई डी थीटा। क्यों? पाई में करंट है आई, तो डी थीटा में करंट होगा आई बाय पाई डी थीटा। तो इसमें जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है वो डी आई हो जाएगा, और इसको लिख देंगे पाई बाय, सॉरी, आई बाय पाई डी थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा माने हैं, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा ऐसे होगा। कैसे? तो ये करंट का डायरेक्शन, ये जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 90, परपेंडिकुलर है ना, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। यहां का कहानी अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसी तरह यहां से थीटा एंगल लेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। थीटा है ना, तो इसके कारण बताओ, ऊपर की तरफ इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ यहां, इसको बोल दो dB1, इसको बोल दो dB2। चाहे dB1 हो चाहे dB2 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। म्यू नॉट आई के जगह पे डी होगा, पाई डी थीटा, और ये होता है 2 पाई इंटू इन्फिनाइट के लिए क्या होता है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, अरे बोलो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की 2r, 2 पाई आर या 2 पाई डी। यहां पे डी क्या है? आर। ठीक है, ये हो गया आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखो तो इन दोनों का अगर ध्यान से एंगल देखोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, और ये पूरा एंगल 90। अरे ये एंगल भी तो थीटा है ना, और ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो 90। अच्छा ये थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये
थीटा, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ेगा और वर्टिकल कैंसिल आउट होगा। तो मतलब अगर हमको पूरे पे घुमाना, पूरे पे जोड़ना, तो एंगल का वैल्यू क्या रखेंगे, -π/2 से π/2, और सिर्फ किस कंपोनेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dB cos थीटा, अरे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, dB cos थीटा बराबर हो जाएगा μ0I/2π² r d थीटा cos थीटा, होगा क्या, 2 क्यों होगा, हम सिर्फ इसका कंपोनेंट लेके और पूरे पे इंटीग्रेट कर देंगे। अरे अगर इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल लोगे तो ये आधा अलग और ये आधा अलग होगा, तो लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से π/2, ठीक, लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से π/2, तब आगे में 2 गुना लगाओगे, नहीं तो ऐसा करो कि यहां से क्लियर दिख रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दो -π/2 से π/2, ठीक है, दोनों काम एक साथ करोगे तो गड़बड़ होगा, समझ में आया। अब इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये dB cos थीटा हो गया, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा उसको BH लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dB cos थीटा -π/2 से π/2, तो लिखो ये हो जाएगा आपका μ0I डिवाइडेड बाय 2π² r cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा -π/2 से π/2, तो ये हो जाएगा μ0I/2π² r sin π/2 1 होता है, -1, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा μ0I/π²r। लो ना, अलग से बना लो ना, नहीं समझ में आ रहा, ये लो अलग से बना लिए, ठीक है। अब इधर थीटा पे चलेगा, कितने पे, थीटा पे, तो ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ होगा, ये एंगल थीटा, तो ये 90 - थीटा, तो ये कोई दिक्कत, और वो दोनों को अलग अलग बना लो, नहीं समझ में आ रहा है एक में, तो पक्का, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत। तो ये एक अच्छा सवाल था, 2-3 अच्छा सवाल है जो जहां पे आपको तकलीफ होगी वो हम बता देते हैं, ये जल्दी से नोट करो। देखो ये सवाल क्या बोलता है कि एक एन साइडेड पॉलीगन है जो आर रेडियस के सर्कल में बना हुआ, इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, एन साइडेड है, यहां ये नहीं कि 8 गिन लिए तो 8 हो गया, एन साइडेड है, ठीक है। तो बोलता है कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना आई करंट, तो सेंटर पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और तब क्या होगा जब n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये पॉलीगन क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, बन जाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये n जितना छोटा करते जाएंगे उतना सर्कल के करीब जाते जाएगा, तो जैसे ही n करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। उससे पहले बोल रहा है कि ये एन साइडेड पॉलीगन के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो देखो किसी भी साइड के कारण निकालो मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे, तो ये है आपका R और ये है DL, किधर है, बाहर, यहाँ पे बाहर, बाहर, मतलब एक का मैग्नेटिक फील्ड लिख के सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। तो देखो इसके कारण ध्यान से देखते जाना, ये एक फाइनाइट वायर है जिसका बीटा एंगल अल्फा है और अल्फा एंगल अल्फा है, अरे याद करो ना, बताए थे ना, बीटा अल्फा, ठीक। तो इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B बराबर μ0I/4π D, 4π
डी, डी ये होगा, ये आर के बराबर नहीं है, ये आर के बराबर नहीं है। ये ध्यान से देखो, ये आर है, ये डी है, तो डी बाय आर क्या है, कॉस अल्फा, है ना। डी बाय आर क्या है, कॉस अल्फा। कोई दिक्कत, पक्का। ये ऐसे करते हैं, इस पूरे को अल्फा ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2, तो ये अल्फा बाय 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत। अच्छा, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा 2 पाई बाय एन होगा। क्यों, अभी टोटल एंगल 2 पाई है, तो एन साइडेड, जितना साइडेड पॉलीगन है सेंटर का एंगल उतना हिस्से में बढ़ जाएगा, है ना। तो कॉस अल्फा बाय 2, यहां तक में कोई दिक्कत। तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ठीक है, साइन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2, तो 2 साइन अल्फा बाय 2, ठीक है, 2 साइन अल्फा बाय 2। ऐसा कितना साइड है, n, तो n से मल्टीप्लाई कर दिए, n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, n को भी यहीं रहने दो, ठीक है, और साइन अल्फा, और ये d को क्या लिख सकते हो, r cos अल्फा बाय 2, तो ये रहेगा r, और यहां बच जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2, तो 10 अल्फा बाय 2। अच्छा, अल्फा इतना है तो अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय एन, तो 10 पाई बाय एन, ये आंसर हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब बोलता है अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी, b बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, म्यू नॉट आई बाय 2r को एक साथ ले लिया और इसको ऐसे लिख देते हैं 10 पाई बाय एन डिवाइडेड बाय पाई बाय एन। लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, क्यों, क्योंकि n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड करेगा, तो 10 0 बाय 10 0, याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। रिंग के सेंटर पे यही आता था क्या, रिंग के सेंटर पे यही आता था ना, और यहां से भी रिंग के सेंटर पे यही आ रहा, कोई दिक्कत, पक्का। तो जल्दी से नोट करो, ये देखो किताब में ये 3D में बनाया, इसको हम 2D में बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया y, सॉरी z, ये आपका y, और सामने आपका x, ठीक है। x बाहर की तरफ है, इसलिए x को किससे दिखा रहा है, डॉट्स, ठीक है। अब इसमें देखो करंट आ रहा है x की तरफ से, ठीक है, यानी यहां पे करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वाई जेड प्लेन में ये ऐसा बन रहा है, उसी वायर को बेंट किया हुआ, एक ऐसे वायर आया लंबा सा, यहां पे बेंट किया, फिर उसका दूसरा हिस्सा ऐसे बाहर की तरफ चला गया, एक ही वायर, ठीक है। तो आई करंट ऐसे आएगा, इसमें जाएगा और ऐसे बाहर आ जाएगा, वो है उसमें 3D में दिया हुआ, हम उसको 2D में बना दी। पूछ रहा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अब आप डर गए होंगे, सर ऐसा सवाल तो कभी देखे नहीं जिंदगी में, बट इस सवाल में कोई जान नहीं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे सोच सकते हैं, इस वायर के कारण, इस आर्क के कारण, और फिर
इस वायर के कारण। इस वायर के लिए ये पॉइंट ध्यान से सोचना, तो ये वायर होगा सेमी इनफाइनाइट वायर होगा। अच्छा, इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नीचे, मतलब -z में। तो ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2 और इसको बोल देते हैं 3। वही सवाल है 3.228 में जो दिया हुआ है, ABC 3 पार्ट है ना। बस हम उसका 2D व्यू बनाएं ताकि आपको थोड़ा आसान लगे। ठीक, चलो। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले के कारण क्या होगा? सेमी इनफाइनाइट वायर, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई D R, और किधर -k। दूसरे के कारण म्यू नॉट I बाय 4 पाई R इंटू फाई। फाई कितना होगा इसके लिए? पाई। ठीक है। अच्छा, इसके कारण किधर होगा? अंदर, अंदर मतलब -x। B3, इसके लिए बोलो म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। नेट मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ट्वाइस हो जाएगा, हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई R -k, और ये कितना बचेगा? म्यू नॉट I बाय 4R -i। आंसर जो दिया मैग्नीट्यूड के टर्म में दिया, √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। ये पहला सवाल हो गया। ठीक है, जल्दी लिखो, दूसरा करते हैं। इसमें जो थर्ड है ना इसका, वो थोड़ा सा अच्छा, वो थोड़ा सा अच्छा। अगेन दूसरा हम वैसे ही बना रहे हैं, ध्यान से देखना। ये है आपका y, ये है z। एक करंट ऐसे आया, फिर ऐसे बैंड हुआ। ठीक है, ये बीच में है बिल्कुल। ठीक है, और ये फिर नीचे चला गया। ठीक है, तो इसके कारण जल्दी से बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड R रेडियस है, सेंटर पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। I करंट आ रहा है, आप भी लिखो, हम भी लिख रहे हैं।
देखो यही आ रहा है क्या? पहले इस वायर के कारण कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड, कितना होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर किधर की तरफ, नीचे। इसके कारण अंदर, नीचे मतलब हो गया माइनस के कैप, अंदर मतलब हो गया माइनस आई कैप। अंदर कितना होगा म्यू नॉट आई बाय 4r फाई, तो फाई क्या पाई माइनस आई कैप, और ये वायर नीचे जा रहा है, इसके लिए ये ठीक है। अंदर अंदर मतलब माइनस आई कैप म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, खत्म, लिख दो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक लिखो, फिर आगे का बताते हैं। देखो बुक में जो 3D में दिया हुआ है उसका 2D व्यू बना रहा है, ठीक है। ये पूरा वायर एक पूरा लूप है, ठीक है। ये डॉटेड मतलब ये पीछे चला जाएगा, वहां पे जो प्लेन बनाया है ना, ठीक है, उस प्लेन के पीछे जा रही है, दिख नहीं रहा, ठीक है। एक प्लेन ऐसे बनाया है और एक प्लेन ऐसे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लेन ऐसे बनाया और एक प्लेन ऐसे बनाया, तो मतलब सामने से देखोगे तो दोनों प्लेन दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा ना, तो ये उसके पीछे छिपा हुआ, इसीलिए डॉटेड से बनाया। अब ध्यान से सुनो, तो ये करंट आई जो आया उसका कुछ हिस्सा इसमें जाएगा और कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, ठीक है। और यहां से आई निकल जाएगा, ये और ये पैरेलल में। फिर से सुनो, यहां से करंट आया, इसका कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा इधर जाएगा, और यहां दोनों मैच मिलके फिर आई बना के चला जाएगा। यही बोला है, उसका जो डायग्राम है 3D में उसका 2D व्यू। कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान से सुन मेरी बात। अगर आई करंट आया तो इसमें I बाय 4 जाएगा और इसमें 3I बाय 4 जाएगा। आप बोलोगे क्यों? पैरेलल में है और ये लेंथ में थ्राइस है इसका, तो रेसिस्टेंस में थ्राइस हो जाएगा, और इनवर्स रेशियो में करंट बढ़ता है। तो ये इसका रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और इसका रेसिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ये सिंपल सीरीज पैरेलल कनेक्शन का बात है। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आई करंट का जाएगा 3I बाय 4 इसमें जाएगा और 3I बाय 4 इसमें जाएगा। कोई दिक्कत? चलो तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये पहला होगा जो ऐसे आया, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा जो करंट बाहर आ रहा है। चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख के जोड़ दो, ठीक है। लिखना शुरू करें तो पहला के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत बार लिख चुके हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ये इधर है तो इसके कारण किधर होगा, नीचे। नीचे बोले तो ये है y, ये है z, नीचे बोले तो माइनस z। B2 के कारण अंदर अंदर, और कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर इंटू करंट का वैल्यू I बाय 4 इंटू एंगल 3 पाई बाय 4, किधर की तरफ, माइनस आई। 3 का बोलो, बाहर बाहर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर करंट 3I बाय 4 पाई बाय 4 आई कैप। देखो ये दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बच जाएगा आपका B4। तो इसके कारण देखो निगेटिव आई में, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर
माइनस जे कैप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर माइनस के कैप और प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर माइनस जे कैप। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? पक्का? तो जल्दी से यहां तक लिख लो, फिर शुरू करते हैं एम्पियर्स लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ से कुछ ज्योमेट्री का मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखे, है ना। लेकिन बायट-सैवर्ट लॉ को मैक्सवेल के 4 इक्वेशन में जगह नहीं मिली। बायट-सैवर्ट लॉ को मैक्सवेल के 4 इक्वेशन में जगह नहीं मिली है, जस्ट लाइक कूलम्स लॉ। ठीक है, मतलब इससे भी फंडामेंटल कुछ लॉ हो सकता है ना। तो इससे जो फंडामेंटल लॉ है, अच्छा ये जो आप बायट-सैवर्ट लॉ कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा इशू भी है। क्या इशू है, कोई बता सकता है? क्या? हम जो भी करंट बना रहे हैं इसमें, यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जाता है, जो कि चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन है। अरे चार्ज अगर इंटर हुआ एक साइड से तो एक साइड मर गया, मतलब हम जो भी हिस्सा बना रहे हैं वो किसी सर्किट का एक छोटा सा टुकड़ा और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा है कि नहीं। लेकिन जब भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्पेस की प्रॉपर्टी है। यह नहीं कि इसके कारण बताएं कि इसके कारण बताएं। अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं तो बेसिकली हम वहां का नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। याद आ रहा है, गॉस लॉ में इस पर खूब मेहनत किए थे कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे वो अंदर वाले चार्ज की वजह से कि बाहर वाले चार्ज की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड होता था। भले उसका वैल्यू आता था क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, बट क्या वो फील्ड सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण था ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन में? नहीं था ना। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? पहली बात तो ये जो बायट-सैवर्ट लॉ इसको जगह नहीं मिली है, मतलब इससे भी फंडामेंटल लॉ कुछ है और उसका नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, ये क्या बोलता है पहले ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब पूरे लूप पे या पूरे सरफेस पे, ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, या इसी को पढ़े लिखे लोग ऐसे भी लिख देते हैं जे डॉट डी ए। कुछ नहीं किया, आई को लिख दिया जे डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। कहां से आया? तो करंट डेंसिटी पढ़ा चुके हैं। कोई दिक्कत? अब ये है क्या, कैसे यूज हो रहा, कहां यूज हो रहा, सब समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट नहीं है? चलो तो ध्यान से सुनो। मान लो हम एक, अच्छा जब हम गॉस लॉ लगाते थे तो जो हम एरिया लेते थे वो एक्चुअल एरिया होता था कि मैथमेटिकल एरिया होता था? मैथमेटिकल एरिया होता था। वैसे यहां पे जो लेंथ लेंगे एलिमेंट, है ना, एलिमेंट जो लेंगे या जो लूप लेंगे वो कैसा लूप होगा? मैथमेटिकल लूप होगा। कोई रियल लूप या कोई वायर होने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां रियल सरफेस होने की जरूरत नहीं थी, दैट वाज अ मैथमेटिकल सरफेस। जस्ट लाइक दैट यहां पे जो हम लूप कंसीडर करेंगे वो एक्चुअली में कोई वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। दैट इज अ मैथमेटिकल लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो मान लो हम एक लूप ऐसा कंसीडर किए, ठीक है। जब भी एक लूप होगा तो उसमें एक एरिया बनेगा, अरे बनेगा ना।
अब कुछ करंट ऐसे जा रहा है, ये एरिया होगा, ध्यान से सुनो, ये ऐसा है लूप, ये पीछे का हिस्सा, लूप तो 3D होगा ना, इस प्लेन में बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये पीछे का हिस्सा, ये सामने का। कुछ करंट ऐसे जा रहा, मान लो ये I1, I2, I3, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये जो लूप कंसीडर किए हैं, इसके हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसके कारण होगा? उस जगह का नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? ये नहीं कि इस वायर के कारण, इस वायर के कारण, या इस वायर के कारण, या फिर बाहर में कोई वायर रखा हुआ तो उसके भी कारण। ये यहां का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम B डॉट DL करेंगे, मतलब यहां का B, कहीं पे मान लो यहां पे B ऐसे, ठीक है, और DL वेक्टर हम ऐसे लिए, है ना, ये B है और यहां का DL वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो जो B डॉट DL होगा ओवर द होल लूप, दैट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। यहां पे देखो दोनों, तीन तरह का करंट है ना, करंट जो तीन वायर है जो गुजर रहा है, इनक्लोज, तीनों इनक्लोज्ड है। इनक्लोज का मतलब होता है कि जो लूप है, ध्यान से सुनना, इनक्लोज्ड का जो लूप है वो एक सरफेस एरिया बना रहा, जो लूप है वो एक सरफेस बना रहा, तो जो करंट उसको छेद करता हुआ जा रहा, I इन में वही करंट होगा। मान लो यहां पे भी एक वायर है ऐसे, किसी सर्किट का ये हिस्सा, इसमें भी कुछ करंट है, यहां से भी एक वायर गुजर रहा है, इसमें भी करंट है, ठीक है। मान लो इसमें I4 है, ये I5 है, ठीक है। बट ध्यान से देखो तो ये करंट उस एरिया को पियर्स करके नहीं जा रहा, उसका छेदन करके नहीं जा रहा, समझ में आया? तो इनक्लोज में वही करंट होगा जो ये लूप, जो एरिया बना रहा, एक लूप हमेशा एक एरिया बनाएगा, है ना, उसका छेदन करते हुए, पियर्स करते हुए जाना पड़ेगा। सर इसका प्रूफ, तो ये लॉ का प्रूफ नहीं होता। कोई दिक्कत? फिर से सुनो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड I1, I2, I3 के कारण है कि ये सबके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब I इनक्लोज्ड लिखेंगे तो सिर्फ वो करंट लेंगे जो एम्पेयर लूप वाला जो सरफेस एरिया है ना। लूप और एरिया में कंफ्यूज मत होना, इंटीग्रेशन एरिया पे कर रहे हैं कि लूप पे B डॉट DL, 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 पूरे पे जोड़ के लिख दिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। अब इसमें से कौन सा करंट पॉजिटिव होगा और कौन सा करंट निगेटिव होगा? तो ये आप डिसाइड करोगे, लेकिन एक बार डिसाइड करोगे, एक तरीका बताएंगे, तो पूरे में फिर उसी से चलने का। जैसे आप लूप में ऐसे घूम रहे हो, ध्यान से सुनना, ठीक है, लूप में हम ऐसे घूम रहे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम कौन सा पॉजिटिव करंट होगा उसका डायरेक्शन बताएंगे। तो ऐसा करके घूम जाना है लूप के अलाउंग, तो थंब किधर है? ऊपर। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में I1 और I2 पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, यानी I1 प्लस I2 माइनस
I3। क्या I4 और I5 भी लिखेंगे? नहीं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे लूप के हर हिस्से पे, हर एलिमेंट पे, क्या उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होगा? बिल्कुल सबका कंट्रीब्यूशन। तो बोलना भी नहीं चाहिए, अगर आप समझदार हो तो बस ये बोलना चाहिए कि सर उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड और भी कोई वायर है जो दिख भी नहीं रहा है उसके कारण भी होगा, ये उस जगह का नेट मैग्नेटिक फील्ड है। बात खत्म। समझ में आया? नहीं आया? पक्का? तो यहां तक की बातों को लिखो। अच्छा, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, है ना, तो इसमें जो डीए का डायरेक्शन होगा वो आपका ये जो लूप का एरिया लोगे ना, लूप एक एरिया बना रहा है ना, तो एरिया में ऊपर भी पॉजिटिव हो सकता है, नीचे भी पॉजिटिव हो सकता है जब ओपन एरिया है ना। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे कन्वेंशन, कि जब हम लूप के अलॉन्ग घूमेंगे तो थंब जिधर जाएगा वही एरिया वेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा उसके लिए। कोई दिक्कत? चलो लिख लो जल्दी से यहां पे। ध्यान से देखना, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछते हैं पीछे के कॉन्सेप्ट से, ठीक है? वो थोड़ा सा छूट गया था तो बता देते हैं। मान लो ये मेरा एक लूप है, ठीक है, 2 मीटर का, सारा साइड कितने का? 2 मीटर का। इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसा। क्या ऐसा करंट एग्जिस्ट कर सकता है? क्या ऐसा करंट एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये क्लोज लूप में कहीं बैटरी लगा होगा बीच में, है ना, तो ऐसा करंट बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है। हम अगर आपसे पूछें कि देखो यहां से लगभग ये वाला 2 मीटर का है ना, ये टोटल कितने का? 2 मीटर का, 95 सेंटीमीटर पे जाके यहां से 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P, ठीक है? P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ध्यान से सुनना, 2 मीटर का वायर है, उस वायर में एक हिस्से में, एक साइड में, यहां से 95 सेंटीमीटर ऊपर जाके 2 सेंटीमीटर आगे जाके एक पॉइंट है P, जहां पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें करंट है I। तो ध्यान से सुनना, जो समझदार बच्चा होगा, ऐसा ही काम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी किए थे, तो जो समझदार बच्चा होगा वो बोलेगा कि सर इस डिस्टेंस के लिए ये वायर क्या है? इनफाइनाइट, क्योंकि हम इसके मिडिल रीजन में है, एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है लेकिन मिडिल के आसपास है ना। इस 2 सेंटीमीटर के लिए ये 2 मीटर क्या है? इनफाइनाइट, है ना, और लगभग मिडिल रीजन में भी खड़े हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है ना, जितना ऊपर उतना ही नीचे, है कि नहीं? तो अच्छा, 2 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, ये इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यहां पे क्या लिखोगे इस वायर के कारण? μ0I बाय 2 पाई d, खत्म। नहीं समझ में? अरे खत्म। हाँ, अच्छा हुआ कोई पूछा इस तीनों के कारण, तो ध्यान से सुनो, इससे कितना दूर है? 2 सेंटीमीटर। इसको जब कैलकुलेट करोगे सारा वैल्यू, आई का वैल्यू 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर रख लेना, जो भी है व्हाट्सएवर, μ0 का वैल्यू निकाल लेना, तो बी का जो वैल्यू आएगा उसके कंपैरिजन में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा, ध्यान से देखो ना, ये दूरी 2 सेंटीमीटर, तो यहां से दूरी 198 सेंटीमीटर। तो अगर इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, अच्छा दूरी 1/r² के टर्म में चलता है मैग्नेटिक फील्ड में,
याद आ रहा है? अरे मैग्नेटिक फील्ड जो हम बायट-सैवर्ट लॉ लिखे थे, है ना, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली स्क्वायर के फॉर्म में चलता है। तो दूरी ये 2 सेंटीमीटर और ये 198 सेंटीमीटर है, तो उस कंपैरिजन में ये दूरी बहुत ज्यादा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। अरे छोटा या बड़ा किसी के रिस्पेक्ट में होता है कि नहीं? अगर सिंपली इस वायर से पूछता और कुछ नहीं होता, सब हटा देता, तब तो निकालना पड़ता। लेकिन अगर हमको पूछ रहा है कि इसमें से सबका कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो इसके कंट्रीब्यूशन के सामने इनका कंट्रीब्यूशन क्या? नेग्लिजिबल है। जैसे ये दूरी 95 सेंटीमीटर, कैसे कैसे करें कैंसिल आउट? देखो करंट ऐसे और यहां पे निकालना है बाहर, ठीक है? थोड़ा देख के, दोनों के का कंट्रीब्यूशन बाहर की तरफ ही, और इसका भी बाहर ही है और इसका भी बाहर ही है। लेकिन हम इसके रिस्पेक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन छोड़ सकते हैं। जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखे इसके कारण, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इसका इसका और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज नेग्लिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में आई? पक्का? तो यहां तक लिखो और ये सवाल का जवाब लिखो खुद से, और जो बताए हैं वो पॉइंट्स भी लिखो। चल, अब एक सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है? असाइनमेंट देंगे उसमें भी मिल जाएगा कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ से, ध्यान से सुनिएगा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ से क्या हम फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे? फिर से सुनिएगा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ से क्या हम फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे? ये सवाल है ना? तो इसका जवाब होता है नहीं। इसका जवाब क्या है? नहीं। क्यों नहीं होता वो समझाते हैं, ध्यान से सुनो। अगर हम बोलते हैं कि ये मेरा फाइनाइट वायर है, ठीक है, इसके कारण हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक? तो पहला तो ऐसा वायर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ऐसा करंट कैरिंग वायर कैसे एग्जिस्ट करेगा हवा में? तो क्या करना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा एक लूप। ध्यान से सुनना, फिर आप एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करोगे ना? फिर लिखोगे बी डॉट डीएल, ठीक है? इंटीग्रेशन करोगे, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ उस वायर के कारण आएगा कि पूरे सर्किट के कारण आएगा? क्योंकि हम इसको अगर फाइनाइट लिए हैं, तो ये सब बहुत दूर नहीं होगा, ये सब इसके करीब होगा। अरे तभी तो ये फाइनाइट है। नहीं समझ में आ रहा? अगर हम इसको फाइनाइट लिए हैं तो ये सब ऐसा थोड़ा होगा कि बहुत दूर होगा। हाँ, जब हम इसके बिल्कुल करीब हो जाए, और जब हम इसके बिल्कुल करीब हो जाएंगे तब तो ये मेरे लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि जब ये फाइनाइट वायर के कारण निकालना मैग्नेटिक फील्ड, नहीं समझ में आया? हम इसके जब बहुत करीब चले जाएंगे तब उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भी तो समझो। तो बोलता है कि क्या आप एम्पियर सर्किटल लॉ से फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे? तो नहीं। क्यों नहीं? जब हम इसको फाइनाइट बोल रहे हैं दैट मीन्स यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे, करंट उल्टा बना दिया, वो इसके कारण तो होगा ही होगा, इसके और इसके कारण भी होगा। समझ में आया?
तो बी को अगर किसी तरह से हम इंटीग्रेशन साइन से निकाल भी पाए, बी की निकाल भी पाए, तो वो इसका बी नहीं होगा, वो किसका होगा, नेट बी होगा। और फिर इसी पे सवाल पूछता है क्या इनफाइनाइट वायर का निकाल सकते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ? हां, कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे ये इनफाइनाइट वायर हुआ, ध्यान से सुनो, इनफाइनाइट का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये अलग इनफाइनाइट गांव से चला और दूसरे इनफाइनाइट गांव तक पहुंच गया। हम वायर के बहुत करीब हैं, मतलब अभी भी सर्किट है, लेकिन वो बहुत दूर है और हम यहां कहीं हैं। नहीं समझ में? तो उन सब के कारण जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब हम मान के चल सकते हैं कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इसके कारण। नहीं समझ में? बात समझ में आ रही? और फिर अगर हम लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ और किसी तरह से बी को बाहर निकाल पाते हैं, है ना, वो आगे की बात है, तो वो बी होगा किसका, सिर्फ इस वायर के कारण। क्या ये चीज समझ में आ रहा? बहुत फाइन पॉइंट हम बता रहे हैं। फिर से सुनो, एक फाइनाइट वायर के कारण क्या एम्पियर सर्किटल लॉ से हम फील्ड निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। रीजन बीइंग कि जैसे यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए जाएंगे बी डॉट डी एल बराबर समथिंग समथिंग, और बी निकालने के लिए हम किसी तरह इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालते, बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालते थे, है ना, कैलकुलेट करके ई को किसी तरह इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते थे तो मेरा ई का वैल्यू आ जाता था, और वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता था। गॉस लॉ वैलिड हमेशा, लेकिन ई जनरली कब बाहर आता था? जब हम सिमेट्रिकल सिचुएशन यूज करते थे, हाईली सिमेट्रिक सिचुएशन में यूज किए थे, याद आ रहा? तो उसी तरह ऐसा नहीं है कि यहां पे वैलिड नहीं है, एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड है, अभी भी बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई ही होगा, और यही वाला आई होगा जो इससे गुजर रहा, पियर्सिंग यही है। लेकिन जो बी डॉट डीएल में बी है वो सबके कारण है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट वायर का निकाल सकते हैं, हां, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ कि सर्किट का बाकी हिस्सा हम जहां खड़े हैं वो इससे काफी दूर है, तो सर्किट के बाकी हिस्से का कंट्रीब्यूशन वहां क्या होगा, जीरो, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है? नेग्लिजिबल बोल सकते हैं ना। अब अगर हम ये लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, तो उसमें जो बी डॉट डीएल में बी होगा वो सिर्फ इस वायर के कारण, इस इनफाइनाइट वायर के कारण होगा, ना कि बाकी के हिस्सों के कारण। क्या ये चीज समझ में आया? पक्का? तो लिखो यहां तक के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिखो इसको। उसका मतलब थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं कि मान लो यहां पे करंट आई, ठीक है, ये ऐसा कुछ लूप होगा, इट कैन बी एज सिंपल एज कि बैटरी से जुड़ा हुआ, या और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एज सिंपल कि ऐसा भी हो, फिर से उल्टा बन गया, ऐसा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है। और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना। और हम यहां पे मान लो एक एम्पीरियन लूप लेते हैं, तो जो एम्पीरियन लूप के लिए बी डॉट डीएल लिखेंगे उसमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या इस वायर के कारण लिखेंगे जो इससे गुजर रहा, कि इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। लेकिन जो इसके दूसरे साइड में ब्रैकेट में आ रहा है उसमें मान लो इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है कुछ ऐसे, इसमें I3 करंट है कुछ ऐसे, इसमें I4 कुछ ऐसे, बाकी हिस्सा में बना हुआ है ना। तो इसमें करंट क्या लिखेंगे? जो पियर्स कर रहा है, जो एम्पियर लूप को पियर्स करता हुआ गुजर रहा है।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब भी लिखेंगे तो वो उन सब वायर्स के कारण लिखना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? यही यहां पे इंपॉर्टेंट है ना। तो अब इसके एप्लीकेशन पार्ट में जाते हैं, है ना। तो पहला होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना इनफाइनाइट वायर का, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कैलकुलेशन हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ से करेंगे, ठीक है। याद करो गॉस लॉ में, गॉस लॉ में जब भी हम गॉस लॉ लगाने जाते थे या गॉस लॉ से फील्ड के कैलकुलेशन पे जाते थे तो सबसे पहले क्या डिसाइड करते थे? नहीं, सबसे पहले डिसाइड करते थे कि फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है। याद आ रहा है? फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए किताबों में लिखा होता सीधा सीधा सिमेट्री से ऐसा फील्ड है। हम लोग उस सिमेट्री को प्रूफ किए थे बहुत मेहनत करके। याद आ रहा? कुछ नहीं याद आ रहा? अरे उसको घुमा के रोटेट करके सिमेट्री प्रूफ करते। तो पहले डायरेक्शन क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी तरह यहां पे पहले डायरेक्शन किसका निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब एक तरीका तो ये होता है, मैक्सिमम लोग वही करवाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलवाने के लिए बायट-सेवर्ट लॉ यूज कर लेते हैं, है ना, और कैलकुलेशन के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर लेते हैं। कर सकते हो आप भी एग्जाम, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिव होता नहीं, है ना। या सीधा बोल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, बात खत्म। लेकिन जब हम लोग ये बोल के चल रहे हैं कि मैक्सवेल इसको अपने 4 इक्वेशन में जगह ही नहीं दिए, मतलब उनके अनुसार इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर आप एम्पियर्स लॉ यूज कर रहे हो जिसको मैक्सवेल अपने 4 इक्वेशन में जगह दिए, और डायरेक्शन के लिए किसका हेल्प ले रहे हो? बायट-सेवर्ट लॉ का। तो इथिकली तो गलत है, गलत है कि नहीं, है ना। तो हम पहले डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे सिमेट्री आर्गुमेंट से। कोई दिक्कत? चलो मान लो ये मेरा वायर है। वायर बेसिकली सिलिंड्रिकल सिमेट्री में आता था, याद आ रहा? तो इसमें क्या क्या हो सकता था? रेडियल डायरेक्शन हो सकता है, एक्सियल डायरेक्शन हो सकता है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन हो सकता है। ये वायर है तो ये एक्सियल, ये रेडियल, और ये टेंजेंशियल हो सकता है। हम बारी बारी अलग अलग चीजों को कैंसिल आउट करेंगे और फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो टेंजेंशियल आएगा। हम बता दे रहे हैं आपको, है ना। कोशिश करते हैं। पहले मान लेते हैं एक्सियल के लिए क्या दिक्कत, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो एक्सियल फील्ड है कुछ ऐसे और ऐसे। कोई दिक्कत? हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इस वायर को इस एक्सिस के अबाउट पलट देते हैं, ठीक है। इसका और सर्किट होगा, बहुत दूर है, ठीक है, पूरा को पलट देंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा, और फील्ड अभी भी ऐसे ही होगा अगर इसके अबाउट पलट दोगे तो। अरे होगा? अच्छा ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको पलट दिए यानी करंट पलट गया, लेकिन मेरे फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I। हम अगर इस I को इसका साइन चेंज कर देते हैं तो इस साइड में अगर पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे उसी तरह B का भी चेंज होना पड़ेगा। नहीं समझ में?
अरे इसमें इधर से आई का चेंज कर देते हो तो इधर बी का चेंज करना पड़ेगा ना। मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन ही आपका चेंज हो गया, करंट आप उल्टा कर दिए हो और मैग्नेटिक फील्ड वही रह रहा, ये तो पॉसिबल नहीं। बात समझ में आई? मतलब ऐसे रेडियल नहीं हो सकता फील्ड। उसी तरह दोनों अंदर हो सकता है क्या रेडियल? नहीं होगा। उसको भी पलट के देखना तो यही प्रॉब्लम आएगा। अरे समझ में आया? समझ में आया? तो मतलब रेडियल नहीं हो सकता। फिर आप बोलोगे सर ऐसे रेडियल हो सकता है क्या? ऐसे भी हो सकता है ना। तो क्या ये वाला फील्ड एग्जिस्ट कर सकता? नहीं करेगा। हम बोले 180 डिग्री से इस वायर को घुमा दो। कितने से? 180 डिग्री से। तो ये ऐसे दिखने लगेगा। दिखेगा? क्या करंट जैसे था वैसे ही है और फील्ड बदल गया? ये भी गड़बड़ है। मतलब रेडियल तो कोई सा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। रेडियल का कोई सा भी पॉसिबिलिटी नहीं। अब बात करते हैं कि क्या एक्सियल फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है? मान लो करंट ऐसे और इस तरफ एक्सियल ऊपर मान लिया और इस तरफ नीचे मान ली। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस करंट को अगर 180 डिग्री से घुमा दोगे ऐसे, तो ये इधर चला जाएगा नीचे और इधर वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एक्सियल में ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है सर? दोनों ऊपर? क्या दोनों ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी ऐसा कोई रीजन नहीं आया कि हम इसको डिस्कार्ड कर दें। क्यों? क्योंकि जैसे करंट को पलटोगे तो फील्ड भी पलट जाएगा और 180 से घुमाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। मतलब एक्सियल को डिस्कार्ड अभी नहीं कर सकते हैं। मतलब इसके फील्ड का एक्सियल कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें। टेंजेंशियल मतलब ये वायर है, ये टेंजेंट है ना। चलो, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करो अगर, ध्यान से सुनना, तो इधर भी हम बाहर की तरफ मान लेते हैं और इधर भी बाहर की तरफ मान लेते हैं। मतलब इधर भी टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर और इधर भी टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर है। अब बोलोगे सर क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसको घुमा दो 180 से तो दोनों अंदर की तरफ चला जाएगा, तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ है, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे हाँ ना बोल, पक्का ना? अच्छा, और एक इसका आप कंट्राडिक्शन है कि अगर ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर भी ऐसा हो बाहर की तरफ और इधर भी ऐसा हो तो ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बना पाएगा। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या करता है? क्लोज्ड लूप बनाता है। तो वहां भी गड़बड़ होगा। मतलब अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर सकता है तो वो ऐसा है, एक तरफ बाहर तो एक तरफ अंदर, है ना। अब की बार इसको घुमा दो 180 से तो ये करंट इधर चला जाएगा अंदर और जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। मतलब अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा तो ऐसा ही होगा। अरे हाँ ना बोल। मतलब एक तरफ अंदर और एक तरफ और बाहर। यहां पे देखो लूप भी कंप्लीट होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाह रहा है तो बना ले, वहां से भी कोई पंगा नहीं। देखो ये हम बस शौक से पढ़ाते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। बाकी बैट सेवेट लॉ से डायरेक्शन निकालना सिखा देंगे मस्त, है ना। तो घबराना नहीं है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं।
इतना पंगा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जिस गुरुजी से सीखे वो बहुत बड़े पंगेबाज हैं, तो थोड़ा बहुत असर तो हमें भी आएगा ही, है ना। और पंगा हम गलत नहीं लेते, बिल्कुल बेसिक पे जाके, है कि नहीं। बेसिक्स पे करना ही पंगा आज के टाइम, है ना, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि एग्जाम में जाके हो जाएगा बत्ती गुल, है कि नहीं। चलो, तो मतलब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ सर, कर सकता है। तो अगर इसको बनाओगे डायग्राम, तो ये इसके चारों तरफ लूप कुछ ऐसे दिखेगा। टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा, ये करंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ स्पेस से बोल सकते हैं कि जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये है, उतना ही दूरी पे ये है, उतना ही दूरी पे ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। अरे बराबर होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड B1 था, यहां B2 था। ठीक है, इसको घुमा दिए, जैसे घुमाओगे तो B2 यहां आ जाएगा, B1 यहां आ जाएगा, दैट मींस B1 इक्वल टू B2, B2 इक्वल टू B1, खत्म, है ना। मतलब बराबर दूरी पे बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और कुछ ऐसा होगा। लेकिन अभी एक चीज, एक पंगा और है, अभी तक हम एक्सियल कंपोनेंट को डिस्कार्ड नहीं कर पाए, है ना। लेकिन सिर्फ टेंजेंशियल होता तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होता, और क्लोज लूप भी बनाने में कोई पंगा नहीं था, है ना। एक्सियल कंपोनेंट से एक पंगा, ध्यान से सुनना, ये तो क्लोज लूप बना रहा है ना। एक्सियल मतलब क्या हो जाएगा, ये वायर है, एक्सियल कंपोनेंट ऐसे होगा, तो इस एक्सियल कंपोनेंट के कारण ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट होता तो फील्ड लाइन ऐसे होगा, लेकिन एक्सियल कंपोनेंट के कारण ये फील्ड लाइन ऐसे हो जाए, हेलिकल। नहीं समझ में आया, फिर से बोलते हैं, नहीं समझ में आया तो ज्यादा लोड नहीं लेना, बट समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा दिमाग लगा। सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण फील्ड ऐसे होगा, और एक्सियल कंपोनेंट के कारण नेट फील्ड, देखो ये टेंजेंशियल है, ये एक्सियल है, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, तो वहां पे फील्ड लाइन कुछ ऐसे चलेगा, बिकॉज फील्ड लाइन पे टेंजेंट ही क्या देता है, फील्ड लाइन जो होता है उस पर टेंजेंट ही क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये एक्सियल कंपोनेंट और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, यानी फील्ड लाइन कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये कभी क्लोज लूप बना पाएगा, कभी क्लोज लूप बना पाएगा? तो क्या वायलेट हो गया, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, नहीं समझ में आया। तो यहां से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं एक्सियल कंपोनेंट को। किसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, एक्सियल कंपोनेंट, मतलब फील्ड होगा टेंजेंशियल। कैसा होगा, टेंजेंशियल। अब ये सिंपल बायट सेवर्ट लॉ से बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो देखो, अरे देखो इधर जल्दी, करंट यहां पे ऊपर, करंट इधर, करंट इधर, करंट इधर, आ गया। लगाना चाहो आप सिंपल यही लगा लो, है ना। मतलब एक वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कुछ टेंजेंशियल है, तो यहां पे कैसा डीएल लेना अच्छा होगा, मतलब यहां पे कैसा लूप लेना अच्छा होगा, सर्कुलर लूप, ताकि डीएल और बी एक ही डायरेक्शन में आ जाए। अरे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ये ध्यान रखते हैं ना कि या तो एक डायरेक्शन में आ जाए या 90 डिग्री पे आ जाए या ऑपोजिट में आ जाए, तो प्लस माइनस साइन से काम चल जाएगा मेरा, है ना। तो यहां पे क्या करो, इसके चारों तरफ ऐसा लूप ले लो, एम्पीरियन लूप ऐसे ले ली, ठीक है, और लूप ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, इस लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, क्या मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो जब बी डॉट डीएल कैलकुलेट करेंगे, देखो लेफ्ट पार्ट अलग से कैलकुलेट करना, राइट पार्ट अलग से, ये नहीं कि लेफ्ट पार्ट बराबर राइट पार्ट करके छोड़ दिए, कुछ नहीं निकले, है ना। यहां पे कैलकुलेट करेंगे हम, ऊपर से दिखाते हैं आपको, ऊपर से टॉप व्यू,
ये करंट है, ये हम क्या लिए हैं, एम्पीरियन लूप। ये करंट ऐसे है ना, उसको सामने से दिखा रहा है, तो एम्पीरियन लूप कुछ ऐसे दिख रहा है। होगा? अच्छा, हम मान के चले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और डीएल भी इधर ही है, तो बी डॉट डीएल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0 हर जगह पे, और ये हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0 1 हो जाएगा। क्या हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर होगा? अरे होगा ना, तो बी को बाहर ले सकते हो, डीएल 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 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा b इंटू, यहां पे लिख देते हैं b इंटू 2 पाई आर या x, जो भी लिखना चाहो, जो दूरी है कहां से, करंट से उस लूप का, इज इक्वल टू देखो एम्पीरियन लूप ऐसे लिए हैं, तो पॉजिटिव करंट ये वाला होगा, अरे होगा, इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहां से b कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ गया। तो ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब सिलिंड्रिकल में दो और बन सकता है, हॉलो पाइप जिसके सरफेस पे करंट है, ठीक है, हॉलो पाइप जिसके सरफेस पे करंट है, और एक पाइप को इधर और इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो तो करंट फ्लो करेगा ना उसके सरफेस पे, और दूसरा सॉलिड पाइप जिसके पूरे वॉल्यूम में करंट है ना, तो सॉलिड पाइप में करंट डेंसिटी J यूज कर लेना। तो वो दोनों घर से आप ट्राई करके आओ, कौन कौन सा, हॉलो पाइप के कारण मैग्नेटिक फील्ड और सॉलिड पाइप के कारण, कोई दिक्कत? और वहां पे भी चाहो तो इतना बुद्धि लगा सकते हो, है ना, अदरवाइज यहां से आपको डायरेक्शन का तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, जब भी सिलिंड्रिकल करंट का होगा कॉन्फ़िगरेशन तो आपका डायरेक्शन कैसा आएगा, टेंजेंशियल आएगा। डायरेक्शन कैसा आएगा, टेंजेंशियल, कोई दिक्कत? बाकी यहाँ तो सारा लॉजिक हम समझा ही दिए। तो यहाँ पे भी एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री आएगा और एक प्लेनर सिमेट्री आएगा, ठीक है, तो उन दोनों की बात करेंगे, फिर सोलेनॉइड कर लेंगे। तो ये आपका एमईसी का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट का पहला पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट में करेंगे, देखो अभी तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं, सेकेंड पार्ट में करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चार्ज पे फोर्स लगता है ना, ये लॉरेंज इक्वेशन जो था, F बराबर Q E प्लस V क्रॉस B, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वाला, ये निकालना सीखें, है ना, तो B निकालना सीख लिए, क्या, तो पहले B निकालना सीखेंगे, फिर उसके कारण फोर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया, है ना, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेना घर पे जाके, कोई दिक्कत, और खुद से एक बार डेरिवेशन करने की कोशिश करना, ठीक। चलो कल आ जाना डिस्कशन के लिए, है ना, करंट और इसका कैपेसिटर का।